बार बार थोड़ा सा गलती हो जा रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ जा रहा है बार बार। तो आइए फिर से एक बार प्रयास करते हैं आपको बताने का। आपने पढ़ा है, यह है प्रयत्न या सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। इसमें तो ल्यास प्रयत्नम सवर्ण हमारा सूत्र है, इसको देखते हैं। इसके बाद मतलब जिनको एक प्रयास में जिस स्थान से हम इनको बोलना शुरू करते हैं उस तरह से अगर ले लिया जाए इन वर्णों को, तो जो है हम सभी जो इनको उनके प्रयत्न के आधार पे जिस संज्ञा में रखते हैं उसको हम इनका प्रयत्न कह लेंगे। तो जैसे हमने अभी अब थोड़ा सा पढ़ा तो चुके हैं, बट टेक्निकल इश्यू की वजह से आपके सामने वीडियो नहीं आ पाया, कायदे से इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो फिर से देख लीजिए, जिसमें हम लोग कहते हैं रील री वर्ण योर्विथ है सवर्णम वाच्य वार्तिक है। तो यहाँ पर अब आप इसके पहले जो थोड़ा सा बताया गया था, तो ये लोग एक वर्ण के होते हैं, एक व्यवस्था के वर्ण हैं। तो इसमें मतलब आप इसका अर्थ कर सकते हैं कि तालु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जो आप जहाँ पर जिस जिस वर्ण के समान हो, जैसे जैसे हम इनको बोलते हैं या उनमें जैसे जैसे तालु का है, कंठ का है, होष्ठ का है, मूर्धा है, अभ्यंतर प्रयत्न के जो भी वर्ण हैं, इन सभी में जिस जिस तरह की समानता होती है उनको हम परस्पर सवर्ण कहते हैं, उनको हम एक स्थान की व्यवस्था वाले कहते हैं। मतलब जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, अ है, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग, ये कहाँ से आते हैं? कंठ से आते हैं। तो इनको हम सवर्ण कहेंगे, किसको? अ को, क, ख, ग, घ, अंग और ह को, क्योंकि इनका बोलने का जो स्थान है जहाँ से इनका उच्चारण होता है, जहाँ से आवाज़ आती है, वह क्या है? कंठ स्थान। इसके लिए आप सूत्र देखें, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। अकु अ क वर्ग अकु कु चुटु कु, ये आप पढ़े हैं। तो वह जो है, तो क वर्ग है विसर्ग, ये सभी कंठ स्थान के वर्ण हैं। इसके बाद फिर अगला इसमें आप देख लेते हैं कि ई चुईसानाम ना, ई चुईसानाम तालु, ई चुईसानाम तालु मतलब ई च वर्ग य और स तालु स्थान से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ई का उच्चारण च छ ज झ इया य और तालव्य स, तालव्य स का उच्चारण जो होता है वह तालु स्थान से होता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि रीटु ऋणाम मूर्धा, ऋतु ऋणाम मूर्धा, री ट वर्ग र और मूर्धन्य श या ख आप कहते हैं, पढ़ते हैं इसको। तो मूर्धन्य श या ख, तो इनका क्या स्थान है? कहाँ से? मूर्धा से। आप देखेंगे री ट ठ ड ढ अड़, आप इन सब का उच्चारण अगर आप करते हैं तो देखिए इनका जो है मूर्धा से इनका उच्चारण स्थान होता है। अब फिर हम देखते हैं कि री है, त वर्ग है, इसके नाम री तुलसानाम दंता, री तुलसानाम दंता। तो री त वर्ग ल और स, ये कहाँ से इनका उच्चारण स्थान है? दंत स्थान। मतलब ये सभी सवर्ण हैं। अ के सवर्ण में ह होगा और क वर्ग होगा, विसर्ग होंगे। ई में च वर्ग य और स एक सवर्ण में, मतलब इन तालु के स्थान से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसके बाद री है, ट वर्ग है, ट ठ ड ढ अड़, र और मूर्धन्य श या ख, उसका मूर्धा से बोला जाने वाला वर्ण है, ये उस स्थान के सवर्ण हैं। री त वर्ग ल और स दंत स्थान से बोले जाने वाले हैं, मतलब इन सवर्ण संज्ञा इनकी है। उ और प वर्ग और उपमध्यमानी, आप यहाँ पर देखेंगे इसके लिए जो है उपमध्यमानीयाना मोष्ठ, तो यह सूत्र है। तो इसके लिए मतलब उ प वर्ग और उपमध्यमानी वर्ण जो है उनका हम होठ से उच्चारण करते हैं। कहने का अर्थ है कि बिना हम अपने होठ को प्रयोग में लाए इन शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। मतलब ऊ का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, और प फ ब भ म का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, और उपमध्यमानी में जैसे फ प फ इस तरीके के शब्द आते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? यह कहाँ से होते हैं? होष्ठ से इनका उच्चारण होता है।
नीचे जगह थोड़ी सी कम है, तो फिर आगे ऊपर की तरफ चलते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि एक और हमारे साथ में कंडीशन है कि कौन कौन से शब्द, जैसे कुछ नासिका से बोले जाने वाले हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन कंठ और तालु दोनों से मिला करके बोले जाने वाले वर्ण हैं, और कुछ जो होते हैं दंत और होष्ठ का प्रयोग जिनमें होता है, कुछ जिह्वा मूली होते हैं ना, जिनका मूल स्थान जिह्वा होती है, और कुछ अनुस्वार होते हैं, कुछ नासिका होते हैं। अभी हमने सिर्फ 4 ही पढ़ा है, तो 5 पढ़ा है, तो अभी इसका मतलब 6 बचे हुए हैं। 11 होते हैं, 6 5 11 इनकी संख्या भी बताना है। तो अ म ड न म, एक सूत्र जो अनुनाद नासिका के आधार पे, नासिका पे जहाँ नासिका स्थान वाले जो नाक की तरफ से बोले जाने वाले हैं उनको, जैसे अब देखिए इसमें य अ म ड़ न म तो पहले से है, य म और न, ये 4 वर्ण कितने 4, और इसके बाद एक और है य है, म है, अंग, अंग हमने ले लिखा, अंग अंग क्या है, अंग है ये। तो मतलब अंग, यम ग, यम ग ड, यम ग ड और न, ये इनका स्थान कहाँ पे है, ये नासिका स्थान वाले हैं। ये कहाँ पे बोले जाते हैं, इनका मुख्य स्थान है नासिका, नासिका स्थान, नासिका स्थान मतलब नासिका से नाक का प्रयोग किया जाता है। देखिए य म अंग ड़ और न, यहाँ पे हम नाक की तरफ से ज़्यादा बोलते हैं, नाक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, नाक से ज़्यादा वायु बाहर आती है, तो ये नासिका स्थान वाले हो गए। ये हमारा 6वीं हो गई संख्या, 6वीं हो गई। अब हम 7वीं देखेंगे, थोड़ा छोटा छोटा शायद दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमको जो अब यहाँ पे कंठ और ताल दोनों मिला करके, कंठ और ताल को दोनों को मिला करके अब कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे अभी आप अ पढ़े हुए थे, ई पढ़े हुए थे, री पढ़े हुए थे, री पढ़े थे, ऊ पढ़े थे। इसके बाद फिर कुछ और स्वर बचे हुए हैं, जैसे हम कहते हैं ए और ऐ, ए और ऐ, ए ऐ, इनको हम कहाँ से बोलते हैं, ए ऐ। उच्चारण जब आप बार बार करेंगे ए ऐ ए ऐ ए ऐ, इस तरह से जब आप उच्चारण करते रहेंगे तब आपको इनका स्थान मिलता है कंठ और तालु स्थान। कहाँ से, कंठ और तालु स्थान। और लिखिए, और तालु से, मतलब इन दोनों की ए और अ की जो सवर्ण संज्ञा है वह क्या है, तालु के स्थान पे कंठ और तालु के सहयोग से बोले जाने वाले हैं। इसके बाद 8वां देखिए, 8वें में ए ऐ कंठ और तालु से बोले जाते। कभी कभी आपसे स्पेशली पूछ लेता है कि जो हमारे स्वर हैं, सभी स्वरों के उच्चारण स्थान को बताइए। सभी स्वरों के, आपसे जो ऐसे क्लास में या कहीं पढ़ रहे होंगे तो गुरुजी या कोई भी जिस तरीके से हैं, कोई पढ़ रहा है तो आपसे पूछ लेगा कि जितने स्वर हैं सभी को आप इनके उच्चारण स्थान के नाम पे कहाँ से किसका उच्चारण होता है, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। तो आप इसी से अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, री का उच्चारण स्थान जो है दंत है, ऊ का उच्चारण स्थान होष्ठ है। इसके बाद अब और ए ऐ कंठ और ताल दोनों के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसके बाद अभी और चीज़ें हैं, ओ और औ, ओ और औ, ओ औ, देखिएगा इनका ओ और औ का, देखिए हमारे होठ का भी थोड़ा सा प्रयोग होता है, और इसके साथ में कंठ का भी प्रयोग करना, कंठोष्ठ कह सकते हैं, कंठोष्ठ इनका कहाँ से उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और होष्ठ, कंठ और होष्ठ स्थान से बोले जाने वाले वर्ण हैं। कंठ और होष्ठ स्थान से इनकी
आवाज़ निकलती है, इनका प्रयत्न किया जाता है, इनका प्रयास किया जाता है बोलने का कंठ और तालु से। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना तो शायद एकदम कन्फर्म हो गया होगा। अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ अ से लेकर के ज्ञ तक हमारे सामने जो वर्ण आते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे हैं जो मिश्रित वर्ण हैं ना, दो वर्णों को मिला करके बने हुए, तो उनका तो छोड़ दीजिए। उनका उच्चारण स्थान दोनों को जहाँ मिला हुआ स्थान होगा उसके आधार पे आप आराम से बता ही लेंगे अगर इन सबको जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं व का व नौवां देखिएगा। इसका व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? व का होता है क्या? व जो होता है वह कहाँ से आता है? दंत और ओठ से, होष्ठ से ना, दंत और होष्ठ से वह बोला जाता है। कहाँ से? दंत और होष्ठ से। कुछ और हैं इसमें, आप थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, जगह कम हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10वें स्थान पे हम लोग देखेंगे तो एक चीज़ और है हमारे पास में, 10वां जो है इसमें जो जिह्वा मूली वर्ण होते हैं, जिह्वा मूली, और जिनका मूल स्थान जिह्वा मूल स्थान होती है इनका, जैसे क क क आप जब जीभ को थोड़ा सा कंठ की तरफ ऊपर उठाएंगे जिसमें बिंदी लगी होती है, क ख क ख क ख क ख ना, इस तरह से इनका हम चिन्ह ऐसे लगाते हैं, ऐसे, इसके बाद ख ऐसे बना देंगे तो इसका मान लिया जाएगा कि हमारी जीभ के स्थान से और तालु के बीच से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इनका प्रयोग कभी कभी किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुस्वार और नासिका का स्थान। अनुस्वार का जितने भी अनुस्वार वर्ण होते हैं, अनुस्वार जो होते हैं, अनुस्वार जितने होते हैं सभी अनुस्वार का स्थान कहाँ से होता है? नासिका से, नासिका से। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। अब इस तरह से आइए एक बार फिर से हम लोग सूत्र देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि सूत्र है हमारा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो इसके अंतर्गत हम सभी लोग कई ढेर सारे सूत्र, इसके सभी के अलग अलग सूत्र हैं। तो हम लोग पहले पढ़े कि इनका प्रयत्न स्थान जिनसे होता है, जहाँ से सब वर्ण के उच्चारण होते हैं, वह उनका स्थान होता है। उनकी एक सवर्ण संज्ञा होती है, एक ही जगह से जिनका उच्चारण होता है उसमें। जैसे आप कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान है वह है अ है, क ख ग घ अंग है, ह है और विसर्ग। क ख ग घ अंग, अ ह और विसर्ग, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद ई है, च वर्ग है, य है, स है, ये सभी बड़ा स जिसको आप कहते हैं, तो बड़ा स इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु स्थान से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसके बाद हम आते हैं फिर री, त वर्ग, र और मूर्धन्य श। री, त वर्ग और र और मूर्धन्य स, इनका मूर्धा से मूर्धा इनका स्थान है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। री, त ठ ड ढ अड़, री, ट ठ ड ढ अड़, र और मूर्धन्य श मूर्धा से बोले जाते हैं। इसके बाद री है, त वर्ग है, त थ द ध, न है, ल है और दंतव्य स, दंत स है, दंत स है। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? दांत से। किसका? री का, जिभ से, जीभ हमारे दांत को छूती है वहाँ से बोलते हुए, तो उनका दंत स्थान है। इसके बाद हम आते हैं उ और प वर्ग। उ और प वर्ग, उ और प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान जो है, और जितने भी उपमध्यमानी होते हैं उन सभी का उच्चारण स्थान होठ होता है। जैसे आप प फ ब भ म, देखिए होठ का ज़्यादा प्रयोग हो रहा। उ आप बिना होठ को मिलाए या सटाए नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं य म ड़ न, ये नासिका, नाक के स्थान पे बोले जाने वाले जितने भी वर्ण होते हैं उनका नासिका स्थान होता है। इसके बाद ए, ऐ,
कंठ और तालु से बोले जाने वाला वर्ण है। ई और ऐ कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ओ और अ कंठ और होठ के स्थान पे बोले जाने वाले हैं, कंठ और होठ से। ओ और औ ओ औ कंठ और होठ के स्थान से बोले जाने वाले हैं, इनकी सवर्ण संज्ञा ऐसी होगी, होठ स्थान से होने की इनकी समान स्वर्ण संज्ञा है। इसके बाद वह जो होता है दांत और होठ की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण है। वह दांत और होठ की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण है। इसके बाद क ख इस तरीके का उच्चारण अगर करते हैं तो यह हम कहते हैं इसको जिह्वामूली वर्ण। जिह्वामूली जीभ का जहाँ पे प्रयोग होता है, जिह्वा के मूल स्थान से इनका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इनको जिह्वामूली कहा जाता है। इसके बाद अब फिर कहते हैं कि जितने भी अनुस्वार हैं जो भी अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो होता है, आप जितने की बात नहीं, अनुस्वार सिर्फ कहिए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो होता है वह जो होता है नासिका से होता है, नासिका स्थान से अनुस्वार का उच्चारण होता है। बस आज इतना ही। शायद आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि जब कभी भी इस तरह का वीडियो डाला जाए और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उस वीडियो को देखें, कुछ सीखें और जो भी कमियां हों, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वह फिर से बताने का प्रयास करें। आपको समझाने का, आपको बताने का पूरा अवसर मिलेगा, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।